हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आप आज का अपना होम साइंस का अगला पॉइंट। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे साधन के बारे में, संसाधन के बारे में, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है होम साइंस के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो, जीआईसी हो, किसी भी एग्जाम है या फिर एलटी ग्रेड हो, सबके लिए वो इक्वली इम्पोर्टेंट है संसाधन। ठीक है, तो देखिए, संसाधन या साधन वह चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, या हमने जो भी डिसाइड किया है, जो भी निर्धारित किया है, उसको प्राप्त करने का एक जरिया है। ठीक है, एक जरिया है, एक साधन है, तो उसी को क्या कहते हैं? वो संसाधन। ठीक है, फॉर सपोज एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम सब्जी भी लेने जाते हैं तो हमें संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो धन की ज़रूरत पड़ेगी, धन के अभाव में कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा है हमें जाना पड़ेगा, या हम चल के जाएं, या फिर रिक्शा या जिस साधन से हम जा सकते हैं उससे हम जाएंगे, फिर उसके बाद चीज़ों को लेंगे। तो एक सब्जी खरीदने के लिए भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो साधन की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट क्या है फ्रेंड्स? आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो मैनेजमेंट आपको उतना ही अच्छे से और उतना ही जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, हर चीज़ को आप प्रैक्टिकल लाइफ में लेके यूज़ करिए, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। गृह प्रबंध क्या है? हमारी गृह की प्रबंध कैसे करें, वही तो चीज़ हमें पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुकिश नॉलेज इसमें नहीं चाहिए। आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके जोड़ेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो संसाधन क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको भी समझ में आ गया कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिस भी चीज़ का उपयोग करते हैं वही क्या है? हमारा साधन है या फिर संसाधन है। तो बेसिकली देखिए, साधन जो है, संसाधन दो तरीके के होते हैं, एक तो मानवीय, ठीक है, एक तो मानवीय और दूसरा अमानवीय। अब हम लोग इसको अलग अलग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर देखिए बुक में ग्रॉस एवं क्रैंडल ने साधनों को दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो मानवीय या फिर ह्यूमन और दूसरा अमानवीय, नॉन ह्यूमन। ठीक है, दो वर्गों में वर्गीकृत किया है साधनों को। सबसे पहले देख लेते हैं, कुछ मानवीय साधन अन्य की अपेक्षा कम व्यक्त किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ग्रॉस एवं क्रैंडल के अनुसार मानवीय साधनों के अंतर्गत कौन कौन से साधन जो है वह सम्मिलित है। देखिए, समय, ध्यान रखिए, ग्रॉस एवं क्रैंडल के अकॉर्डिंग मानवीय साधन कौन कौन से, नाम याद रखिएगा। एक तो समय, दूसरा शक्ति, रुचियाँ, योग्यताएं, कौशल, ज्ञान और अभिवृत्तियाँ। ठीक है, ये क्या है? ये सारे मानवीय साधन हैं। या फिर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जो चीज़ हमें दिखाई न दे या फिर अप्रत्यक्ष हो। ठीक है, अप्रत्यक्ष साधन ही क्या है? मानवीय साधन है, जो कि हमारे अंदर निहित होते हैं। जितनी भी चीज़ें हमारे अंदर निहित है वही क्या है? वही मानवीय साधन है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, शक्ति हमारे अंदर है, रुचियाँ हमारी हैं, योग्यताएं, कौशल, ज्ञान, अभिवृत्तियाँ, ये सब हमारे अंदर निहित है, तो इसलिए ये क्या है? यह एक मानवीय साधन है। कितना आसानी से याद हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अमानवीय साधन। अभी आप लोग समय को हेडलाइन अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इसको अभी मैं अच्छे से क्लियर करती हूँ। समय को आप लोग अभी करिएगा। इसके पहले देखिए, शक्ति, रुचियाँ, योग्यताएं, कौशल, ज्ञान और अभिवृत्तियाँ, जितनी चीज़ें अप्रत्यक्ष है या जो भी हमारे अंदर निहित है वही सब क्या है? मानवीय संसाधन के अंतर्गत आती है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मानवीय साधन आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं अमानवीय संसाधनों की तरफ। ठीक है, अमानवीय संसाधन, अभी हम लोग ये ग्रॉस एवं क्रैंडल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो भौतिक वस्तुएं यानी कि जो चीज़ हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं वो सारी क्या है? वो सारी जो है वो अमानवीय साधन है। तो उसमें देखिए, भौतिक वस्तुएं और सामुदायिक साधन, ठीक है, सामुदायिक कम्युनिटी फैसिलिटीज़ जो भी क्या है वह जो है वह अमानवीय साधन के अंतर्गत, संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। या फिर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, जिनका उपयोग हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, वही क्या है? वही अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने चार्ट के जरिए एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर इन्होंने मानवीय साधन को लिखा है, यहाँ पर अमानवीय साधन, और इधर एग्जाम्पल लिखा है। तो देखिए, समय क्या है? समय को इन्होंने मानवीय साधन माना है। ध्यान दीजिएगा, क्रॉस एवं क्रैंडल ने समय को मानवीय साधन माना है। 1 घंटा, दिन, सप्ताह या संपूर्ण जीवन क्या है? यह ही मानवीय संसाधन है। शक्ति, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, तो वो शक्ति क्या है? हमारे अंदर ही निहित है, तो इस तरीके से क्या है? ये मानवीय साधन है। रुचियाँ भी सारी हमारे अंदर ही निहित है, तो इसलिए ये भी क्या है? मानवीय संसाधन है। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने योग्यताएं या कौशल, ज्ञान, अभिवृत्ति, ये सारी चीज़ें जो कि हमारे अंदर निहित होती हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने मानवीय संसाधन के अंतर्गत
रखा है। अब देखिए अमानवीय साधन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो भौतिक वस्तुएं जैसे कि भोजन, घर, कार, ठीक है, ये सारी सुख सुविधाएं क्या है, ये सब आती हैं अमानवीय संसाधन के अंतर्गत। धन, धन भी क्या है, धन भी एक अमानवीय संसाधन है, क्योंकि धन हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। ठीक है, सामुदायिक सुविधाएं, पुस्तकालय, उद्यान, बाजार की सुविधाएं, सामुदायिक यानी कम्युनिटी फैसिलिटीज़ भी, इन्होंने कम्युनिटी फैसिलिटीज़ को भी अमानवीय यानी नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत रखा है। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे निकेल एवं डॉर्सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निकेल एवं डॉर्सी और ग्रॉस एवं क्रैंडल कुछ शिक्षा शास्त्री ऐसे हैं जिनके नाम हमें मैनेजमेंट के हर चैप्टर में देखने को मिलेंगे और जिनकी चीज़ें एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, आगे देखते हैं निकेल एवं डॉर्सी के अकॉर्डिंग क्या है संसाधन। तो देखिए इन्होंने भी यानी कि निकेल एवं डॉर्सी ने भी साधनों को मानवीय और अमानवीय, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने भी मानवीय और अमानवीय साधनों के रूप में इसको वर्गीकृत किया है, किंतु इन्होंने समय को अमानवीय साधन माना है। ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस एवं क्रैंडल ने समय को क्या माना है, मानवीय साधन, जबकि निकेल एवं डॉर्सी ने समय को अमानवीय साधन माना है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि समय को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी आप ये भी समझ लीजिए कि अगर एग्जाम में आ गया कि समय क्या है, कौन सा संसाधन है, मानवीय है कि अमानवीय, अगर राइटर के नाम नहीं दिया रहेगा, ध्यान से समझिएगा, राइटर का नाम या फिर शिक्षा शास्त्री का नाम नहीं दिया रहेगा कि निकेल एवं डॉर्सी या फिर ग्रॉस एवं क्रैंडल, तो आप लोग समय को अमानवीय संसाधन के अंतर्गत लगाइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने अलग से इसको बताया कि समय क्या है, एक अमानवीय संसाधन है। आप लोग एग्जाम में ऐसे ही लगाएगा। अगर शिक्षा शास्त्री का नाम देके पूछा तब तो आप लोग को जो इन्होंने कहा है वही लगाना होगा, अदरवाइज अगर केवल समय पूछेगा तो समय आप लोग अमानवीय संसाधन के अंतर्गत लगाएगा, क्योंकि जो समय है वह हमारे हाथ में नहीं है, और जो भी हमारे हाथ में नहीं है वह मानवीय कैसे हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं आगे इसको इन्होंने कैसे कैसे डिफाइन किया है। तो सबसे पहले मानवीय संसाधन, तो परिवार के सदस्यों की योग्यताएं, कौशल जिसमें जन्मजात और अर्जित, ध्यान दीजिएगा, कौशल जो कि जन्मजात और अर्जित को भी इन्होंने इसमें शामिल किया है कि चाहे जैसी भी हो, चाहे जन्मजात हो या फिर अर्जित हो, दोनों ही मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अभिवृत्तियाँ, क्रिया को क्रियान्वित करने के संबंध में विचारधारा या भावनाएं, यह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहद शक्तिशाली तत्व होते हैं। ठीक है, ज्ञान, प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान जो कि तथ्यात्मक और संबंधात्मक दोनों ही होता है। शक्ति, परिवार के सदस्यों की शक्ति जो कि शारीरिक और मानसिक कार्य के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे मानवीय साधन है। ठीक, कहने का ये मतलब है कि जो चीज़ें हमारे अंदर निहित है वो सारी मानवीय साधन है, जो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप से भौतिक रूप से दिखाई देती हैं वो क्या है, वह अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग इसको समझ लेंगे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए समय को इन्होंने अमानवीय संसाधन माना है। समय कम या अधिक अवधि का समय जिसमें क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। ठीक है, हम लोग जब भी कुछ काम करने के लिए होता है समय निर्धारित करते हैं ना कि इतने से इतने टाइम के अंतर्गत हमें ये काम करना है, इतने से इतने समय के अंतर्गत वो काम करना है। ठीक है, ये बात अलग है कि चीज़ें एकदम एक्यूरेट टाइम पे नहीं होती, अप्स एंड डाउन जो है वो होते रहते हैं, फिर भी हम लोग अपना टाइम मैनेज करके करने की कोशिश जरूर करते हैं। ठीक है, धन, प्रत्येक परिवार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं को विनियोग द्वारा प्राप्त करने का साधन। नेक्स्ट देखते हैं वस्तुएं, स्थायी और नष्ट होने वाली संपत्ति और अमानवीय साधनों की सहायता से प्राप्त वस्तुएं व विनियोग, ये भी क्या है, ये भी अमानवीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। सामुदायिक वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं, जिनके लिए परिवार प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं करता और उसे यह सुविधाएं मुफ्त में प्राप्त होती, जैसे उद्यान, सड़क, विद्यालय, कुछ प्रकार के परिवहन, पुस्तकालय और अन्य सेवाएं। ठीक है, अन्य सेवाएं फॉर एग्जांपल पुलिस सुरक्षा, बाजार, स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ गई, ये सारी चीज़ें आ गई अमानवीय संसाधनों के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। तो और एक और बात याद रखिएगा कि जो संसाधन है वह सारी क्या है, वह सीमित है। उनमें से भी सबसे ज़्यादा सीमित संसाधन कौन सा है, तो वो है समय। समय सबसे ज़्यादा सीमित संसाधन है जो कि एक बार चला जाता है तो वापस जो है वह नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा सीमित संसाधन कौन से होते हैं, तो वह है समय। आगे देखते हैं, अब देखेंगे हम लोग साधनों के उपयोग के सिद्धांत। ठीक है,
जब तक सबसे पहला है देखिए इसमें लक्ष्य निर्धारित करना, यानी कि सही बात है, जब तक कोई लक्ष्य ना हो हम कोई भी साधन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना लक्ष्य निर्धारित किए हम साधनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद योजना बनाएंगे, ठीक है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसको प्राप्त करने के लिए साधनों के उपयोग की योजना बनाएंगे और उसी योजना के तहत हम लोग काम को करेंगे। तो लक्ष्य निर्धारित करना, योजना बनाना और साधनों को एकत्रित करना, यानी जितने भी संसाधन हैं उनको हम एकत्रित करेंगे, फिर उसके बाद उसको यूज में लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा महत्व के क्रम में अनुरूप स्थापित करना। साधनों को एकत्रित करने के बाद उनके महत्व के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि जो सबसे पहले जिसको यूज़ करना है उसको पहले नंबर पे रखेंगे, उसके बाद इसी तरीके से क्रम निर्धारित करते चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है निरीक्षण करना। योजना का निरीक्षण किया जाता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी साधनों का ठीक तरह से उपयोग हो रहा है या फिर नहीं, इसीलिए निरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद क्रियान्वयन करना, यानी एक्शन लेना। संपूर्ण दृष्टियों से योजना उचित होने पर उसका क्रियान्वयन किया जाता है। साधनों का क्रियान्वयन इस दृष्टि से किया जाता है कि उससे योजना के अनुरूप लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है या फिर नहीं, इसको देखने के लिए भी क्या किया जाता है, एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा समायोजन। यदि किसी कारण संसाधनों के, ठीक है, यदि किसी कारण साधनों के उपयोग द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उसमें समायोजन करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा अप्स एंड डाउन, थोड़ा सा लचीलापन जो है हमारे योजना में थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए, जिससे कि अगर लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रही है तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन के चांस जो है हमेशा ओपन होने चाहिए, ठीक है। नए निर्णयों द्वारा यह योजना में थोड़ा परिवर्तन करके समायोजन किया जा सकता है, जिससे कि लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। अब लास्ट है हमारा मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन में क्या किया जाता है, मूल्यांकन में यह किया जाता है, यह सबसे पहले तो यह एकदम अंतिम स्टेप है, लास्ट स्टेप है। मूल्यांकन में संपूर्ण काम का, संपूर्ण क्रियाओं की समीक्षा की जाती है और यह देखा जाता है कि लक्ष्य प्राप्त हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, यह साधन के उपयोग के सिद्धांत है, ये सब साधनों के उपयोग के सिद्धांत है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि होम साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को यहाँ पर डेली प्रोवाइड होते रहेंगे। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।